तक्षशिला के दासी प्रशिक्षण गृह में मुरा की नजरें नए बंदियों में अपने रिश्तेदार को ढूंढ रही थी। उस दासी गृह में नई बंदी महिलाओं के अलावा अन्य दासियां और कुछ सैनिक भी थे। मुरा बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार एक कोने में कुछ अन्य बंदी महिलाओं के साथ मिलकर अपना सामान समेट रही है। मुरा उसके पास गई और थोड़े रौब के साथ बोली, तुम मेरे साथ चलो, रसोई घर में तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। मुरा के रिश्तेदार ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ चलने लगी। कहीं ना कहीं वो मुरा के मन में चल रही उठापटक को समझ चुकी थी। मुरा आगे आगे चल रही थी और वो महिला उसके पीछे पीछे। मुरा से अब रहा नहीं जा रहा था। उसे अपने पुत्र चंद्रगुप्त के बारे में जानने की जल्दी थी। दासी गृह से बाहर निकलकर मुरा रसोई न जाकर भंडार गृह की ओर मुड़ गई, क्योंकि भंडार गृह इस समय खाली रहता था। वहां कदम रखते ही मुरा अपना धैर्य खोते हुए बोली, मेरा पुत्र कहां है? जल्दी बताओ, कहां है वो अभी? तुमने उसे किसको भेजा? वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मुझे इस महल से और मेरे पति को कारावास से बाहर निकलवाना होगा। मुरा हैरान होकर बोली, मैं तुम्हारी मदद करूं ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुमने मेरे पुत्र को बेचा है, मैं ये कैसे भूल सकती हूं? वो महिला मुरा को झड़कते हुए बोली, तो और क्या करती? काम का ना काज का, सौमन अनाज का। मुरा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। वो महिला आगे बोली, अगर तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो मेरी मदद करनी ही होगी। मदद के बदले मदद, अन्यथा भूल जा अपने पुत्र को। यह सुन मुरा बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, मैं ढूंढ लूंगी अपने पुत्र को। अब तुम इस महल में सड़ना और तुम्हारा पति कारावास में। ऐसा कहकर मुरा जाने को हुई कि तभी उसके रिश्तेदार ने उसको धमकी देते हुए कहा, वैसे यहां आकर मैंने सुना कि दासियों को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तू तो अपने पुत्र को ढूंढने के लिए महल से बाहर निकली थी। किसी ने इजाजत दी थी या फिर? यह सुनते ही मुरा के कदम रुक गए। उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ सोचते ही उसने पीछे मुड़कर अपनी कमजोरी जतलाना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसके रिश्तेदार को समझते देर नहीं लगी। मुरा के रुके कदम देख वो तुरंत बोली, याद रखना, अगर हमारी मदद नहीं की तो तेरे महल से बाहर निकलने का राज सबको पता चल जाएगा। पुत्र तो हाथ से जाएगा ही, जान से भी हाथ धो बैठेगी। मुरा ने गहरी सांस ली और बगैर मुड़े ही वहां से बाहर चली गई। उसके रिश्तेदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आखिर मुरा अब उसकी मुट्ठी में जो थी। रसोई घर से बाहर निकल मुरा एक सुनसान गलियारे में जा पहुंची और दीवार का सहारा लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने में बेबसी की पीड़ा थी। कहां वो अपने पुत्र को ढूंढने चली थी और कहां उसके ऊपर ही संकट आ गया था। रोते रोते चंद्रगुप्त को याद करते हुए भर्राए स्वर में बोली, चंद्र, कहां है तू पुत्र? क्या हम अब कभी मिल पाएंगे? कौन से जन्म का बदला ले रहा है भगवान मुझसे? क्या करूं मैं अब? किसके पास जाऊं? मुरा रोते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। आज उसकी बातें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। दीवारों ने भी मानो अपने कान बंद कर रखे थे। जहां मगध में मुरा पुत्र वियोग में तड़प रही थी, वहीं इस वियोग से अनजान चंद्रगुप्त तक्षशिला में अन्य छात्रों के साथ भोजन ग्रहण करने की पंक्ति में बैठा था। कुछ देर बाद पब्बत, वीरसेन और उसके साथी चंद्रगुप्त के सामने वाली पंक्ति में आकर बैठ गए। पब्बत और चंद्रगुप्त की आंखें एक दूसरे से मिली। चंद्रगुप्त शांत था, लेकिन पब्बत के अंदर जैसे एक ज्वाला धधक रही थी। तभी एक सेवक ने आकर सभी के थाल में खीर परोसना शुरू किया। सामूहिक प्रार्थना के बाद सबने खीर खाना प्रारंभ किया, लेकिन पब्बत चंद्रगुप्त को ही घूरे जा रहा था। वीरसेन पब्बत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, भोजन कर लो। वीरसेन की बात सुन पब्बत ने भोजन करने के लिए थाली की ओर अपना हाथ बढ़ाया। पब्बत ने खीर का कौर मुंह में रखते ही उसे तुरंत बाहर उगल दिया और थाली धकेलते हुए चिल्लाकर बोला, किसने बनाई है ये खीर? तनिक भी मिठास नहीं है इसमें, मैं नहीं खा सकता ऐसा भोजन। किसी ने भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सभी छात्र शांति से खाते रहे। पब्बत का गुस्सा देख चंद्रगुप्त मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी हालत देख उसे समझ आ गया था कि आचार्य गजानन की खबर उस तक भी पहुंच गई है। वीरसेन समझ गया कि पब्बत का सारा ध्यान चंद्रगुप्त पर है, इसलिए उसने वापस थाली उसके सामने करते हुए बोला, मित्र, भोजन का अपमान नहीं करते। चंद्रगुप्त का गुस्सा भोजन पर क्यों निकाल रहे हो? और यदि किसी आचार्य ने तुम्हें ऐसे क्रोध करते हुए देखा तो तुम्हारे लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। वीरसेन की बात सुन पब्बत खुद को शांत करते हुए बोला, इस कपटी को सामने देखकर मेरा खून खौल रहा है, मन कर रहा है अभी इसकी जान ले लूं। वीरसेन समझाते हुए बोला, अगर यह संभव होता तो आज ये हमारे सामने ना बैठा होता।
आचार्य गजानन की योजना भी असफल हो गई। पब्बत गुस्सा करते हुए बोला, आचार्य गजानन पर भरोसा करके हमने गलती कर दी। हमने समझा वो आचार्य चाणक्य को पराजित कर सकते हैं, लेकिन वो तो उनके सामने एक पल भी नहीं ठहर पाए। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वीरसेन पब्बत को समझाते हुए बोला, आज भले ही हमारी हार हुई हो, लेकिन आचार्य गजानन चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने अवश्य किसी दूसरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया होगा। आवश्यकता है तो उन पर विश्वास करने की। तभी चंद्रगुप्त का भोजन समाप्त हो गया और वो वहां से उठकर बाहर चला गया। चंद्रगुप्त को जाता देख पब्बत बोला, हम केवल आचार्य गजानन के भरोसे नहीं रह सकते, हमें अपनी योजनाओं पर भी काम करना होगा। पब्बत की बात सुनकर वीरसेन बोला, अवश्य मित्र। दूसरी तरफ मगध में सूर्योदय के साथ ही रोजमर्रा का जीवन शुरू हो गया था। किसान अपने बैल और हलों के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे तो चिड़िया अपने भोजन की खोज में घरों की तरफ। व्यापारी अनाज को बैलगाड़ी से बाजार में ला रहे थे तो भिक्षु अपने भिक्षा पात्रों के साथ भिक्षाटन के लिए निकल चुके थे। मुरा भी मंत्री शंभुनाथ का काम करने के लिए राजमहल से निकल चुकी थी। पुत्र वियोग में उसका शरीर एक सूखी शाख जैसा हो गया था, जो पेड़ से जुड़ी तो रहती है लेकिन अंदर ही अंदर निर्जीव हो चुकी होती है। लेकिन मंत्री शंभुनाथ का कार्य करना भी आवश्यक था, क्योंकि एक वही थे जिनसे उसे किसी भले की उम्मीद थी। वो किसी तरह छिपते छिपाते उस ठिकाने पर पहुंची जहां का पता मंत्री शंभुनाथ ने उसे दिया था। वो घर किसी और का नहीं बल्कि चाणक्य का ही घर था। बाहर से उस घर को देखकर मुरा मन ही मन बोली, इतना पुराना घर काफी समय से बंद मालूम पड़ता है। किसी को छुपाने की अच्छी जगह है, इसीलिए शायद मंत्री शंभुनाथ ने उस व्यक्ति को यहां छिपाया है। वो घर बाहर से बेहद जर्जर दिख रहा था। दीवार पर लताओं ने अपना घर बना लिया था। जहां तहां छोटे मोटे पेड़ पौधे उग गए थे। मुख्य दरवाजे की लकड़ियों और चौखटों पर दीमक लग चुकी थी। मुरा ने दरवाजे को धीरे से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अंदर दस्तकार मिलिंद बैठा था। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो गया। उसने अपने बचाव के लिए कमर में बंधा कटार अपने हाथ में ले लिया। वो घबराते हुए खुद से बोला, कौन हो सकता है इस समय? कहीं मंत्री शंभुनाथ तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकते। अगर वो होते तो अवश्य ही। इससे पहले कि मिलिंद कुछ और सोचता, उसके कानों में एक महिला की आवाज पड़ी, महादेव के भक्त का संदेश है। यह सुनकर मिलिंद को समझ में आ गया कि उस महिला को शंभुनाथ ने ही भेजा है। मंत्री शंभुनाथ ने मिलिंद को बताया था कि अगर किसी कारणवश वो उसको लेने नहीं आ पाए तो किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे, और अगर उस व्यक्ति ने महादेव के भक्त की संदेश वाली बात कही तो वो उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है। मिलिंद तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने मुरा खड़ी दिखी। उसने इधर उधर देखा और मुरा को अंदर आने का इशारा कर द्वार बंद कर दिया। मिलिंद के हाथ में एक दिया था, जिसकी रोशनी इतनी सीमित थी कि वो दोनों बस एक दूसरे का चेहरा ही देख पा रहे थे। मुरा ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, क्या आप ही दस्तकार मिलिंद है? मिलिंद ने हां में सर हिलाया, जिसे देख मुरा की जान पे जान आई। वो बोली, मंत्री शंभुनाथ राजमहल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको राजमहल में लाने के लिए भेजा है। मुरा की बात सुन मिलिंद ने एक गहरी सांस लिया और बोला, आखिर आज वो समय आ ही गया जब मुझे जीवन में एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, जिसे देखकर मुरा को प्रसन्नता हुई। वो तुरंत ही चलने के लिए राजी हो गया। उसने दिया बुझाकर बाहर निकलने के लिए किवाड़ खोल दिया। किवाड़ खुलते ही बाहर से आ रही रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। मुरा ने प्रकाश में जब उस घर पर नजर डाली तो पूरे कमरे में धूल की मोटी परत जमी दिखी। बांस की बनी छत मरम्मत मांग रही थी। आचार्य चाणक्य के मगध छोड़ देने के बाद उनकी पत्नी भी वहां से चली गई थी, जिस कारण घर की हालत ऐसी हो गई थी। उस घर को जर्जर अवस्था में देखने के बाद भी पता नहीं मुरा को क्यों उस घर में एक अपनेपन का आभास हो रहा था। वो पहले कभी उस घर में नहीं आई थी, लेकिन चंद्रगुप्त वहां अवश्य आया था, और यही वजह थी कि मुरा को उस पर आए घर में भी एक अपनापन महसूस हो रहा था। वो बाहर जाने के बजाय वहां बिछी दरी की ओर बढ़ी, मानो उसका चंद्रगुप्त वहीं सामने हो। उसे वो घर, वहां रखा सामान अपनी ओर खींच रहा था कि तभी मिलिंद की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। वो बोला, अब ठीक तो है ना देवी? उसकी बात सुनकर मुरा मुड़ी और किसी सपने से बाहर आते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूं। ऐसा कहकर उसने एक नजर और उस कमरे की ओर दौड़ाई और फिर वहां से बाहर निकल गई। इधर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य से शर्मिंदा होने की बात आचार्य गजानन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी।
वो बेचैन थे और चाणक्य के लिए किसी नए उपाय की तलाश में मालकेतु से मिलने उसके गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचे। मालकेतु तक्षशिला से पूर्व की दिशा में पड़ने वाले गांव के पास ही एक कुटिया में रह रहा था। वो कुटिया के अंदर एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तभी उसे आचार्य गजानन की आवाज सुनाई दी। मालकेतु, द्वार खोलो। मैं आचार्य गजानन। आचार्य गजानन, आप यहां? कहते हुए मालकेतु ने झट से द्वार खोला। उसने एक नजर बाहर डाली और फिर कहा, अंदर आ जाइए आचार्य। गजानन के अंदर आते ही मालकेतु ने द्वार बंद कर दिया और उन्हें नमन कर उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर बोला, आचार्य, आपका चेहरा उदास क्यों है? क्या हुआ? गजानन उदास स्वर में बोले, कुछ भी ठीक नहीं है। हमने मिलकर चाणक्य को मात देने की योजना बनाई थी, लेकिन एक बार फिर हम खुद मात खा गए। इस शर्मिंदगी का बढ़ता बोझ अब असहनीय होता जा रहा है मालकेतु। मालकेतु उनकी ओर देखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूं आचार्य, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? गजानन गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, मुझे बदला लेना है उस चाणक्य से। मुझे अपनी इस बेइज्जती का प्रतिशोध लेना है। जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला न ले लूं, मुझे रातों को नींद भी नहीं आने वाली। मालकेतु भी गुस्से में चलते हुए बोला, बदला तो मुझे भी लेना है आचार्य। उस सूरजमल से अपने एक एक घाव का हिसाब लेना है मुझे। उसने आचार्य गजानन को अपना पैर दिखाते हुए कहा, देख रहे हैं आचार्य, घाव गहराता जा रहा है। मैंने ढेरों औषधि लगाई, लेकिन घाव है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं मुझे अपने हाथों से अपने पैर की बलि ना देनी पड़ जाए। गजानन उसके पैर के घाव को देखते हुए बोले, उसकी नौबत नहीं आएगी। हम यही जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर तुम्हें दे देंगे। उनका लेप इस घाव को अवश्य भर देगा। गजानन की बात सुन मालकेतु के चेहरे पर एक संतोष का भाव उभर आया कि तभी गजानन आगे बात बढ़ाते हुए बोले, मालकेतु, तुम्हारे इस घाव को भरने का इलाज है हमारे पास, लेकिन अपने हृदय में लगे घाव को कैसे भरे? हम ऐसा क्या करें जिससे सबका बदला पूरा हो जाए? आचार्य की बात सुन मालकेतु कुछ सोच उनसे बोला, मेरे पास एक योजना है आचार्य, जिसे मैं जल्द से जल्द अंजाम देना चाहता हूं। यह ऐसी योजना है जिससे चाणक्य, चंद्रगुप्त, सूरजमल और सुकेतु कोई भी नहीं बच पाएगा। मालकेतु की बात सुन आचार्य गजानन के चेहरे पर एक चमक उभर आई। वो उत्सुक होकर बोले, शीघ्र बताओ, क्या योजना है? मालकेतु बोला, आचार्य, मैं उस योजना के पहले पड़ाव के खत्म हो जाने तक आपकी उम्मीदें नहीं जगाना चाहता। उस योजना को सफल बनाने के लिए मुझे यहां से दूर जाना होगा, पर इतना अवश्य बता सकता हूं कि अगर मैं पहले पड़ाव में ही हार गया तो वापस नहीं लौटूंगा, जिसका सीधा मतलब है कि मैं मारा जा चुका हूं। और अगर जिंदा वापस आ गया तो उन चारों का नाम तक्षशिला फिर कभी नहीं सुनेगा। ऐसा कहते हुए मालकेतु के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उसकी बात सुन आचार्य गजानन के मन में एक उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन अब उन्हें प्रतीक्षा थी तो मालकेतु के पहले पड़ाव को पार करने की। तक्षशिला में जहां चाणक्य को मात देने का खेल खेला जा रहा था, वहीं मगध में बुरा दस्तकार मिलिंद के साथ राज दरबार की तरफ बढ़ रही थी। राज दरबार लग चुका था। महामंत्री अमात्य, मंत्रीगण और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य वहां उपस्थित हो चुके थे। प्रतीक्षा हो रही थी तो महाराज धनानंद के दरबार में आने की। वही मंत्री शंभुनाथ को प्रतीक्षा थी मुरा और दस्तकार मिलिंद की। अमात्य भी अपनी जगह पर बैठे तो थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरबार के मुख्य द्वार पर ठहर जाती। उन्हें उम्मीद थी कि उनका गुप्तचर महाराज के आने से पहले कोई शुभ समाचार देगा। जैसे जैसे महाराज के दरबार में उपस्थित होने का समय नजदीक आ रहा था, उनके चेहरे पर पसीने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। तभी राज दरबार के द्वार पर खड़े एक सैनिक ने उद्घोषणा की, सावधान, महाराज धनानंद राज दरबार में पधार रहे हैं। वहां उपस्थित सभी गणमान्य महाराज के सम्मान में खड़े हो गए। महाराज धनानंद सिंहासन पर बैठे। अमात्य की नजर अभी भी मुख्य द्वार की तरफ ही थी। यह देख महाराज धनानंद बोले, अमात्य, हमसे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसकी प्रतीक्षा में आप द्वार को ताके जा रहे हैं? महाराज की आवाज सुनते अमात्य घबराकर बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। भला आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है इस राज्य में?
महाराज धनानंद बोले, ठीक है, तो आज की सभा आरंभ करते हैं। अमात्य ने सर झुकाकर अपनी हामी भरी, लेकिन फिर से किसी और दुनिया में खो गए थे। उनको जरा भी होश नहीं था कि वो राज दरबार में खड़े हैं। वहीं मुरा दस्तकार मिलिंद के साथ राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी और राज दरबार की तरफ ही बढ़ रही थी। क्या मुरा अपने रिश्तेदार की मांग को मानेगी? क्या वो सही समय पे दस्तकार मिलिंद को राजसभा तक ला पाएगी? क्या होगा मालकेतु का अगला दाव? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।